हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं लाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है और अनलाइक चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। लाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। निगेटिव चार्ज जो निगेटिव चार्ज लाइक चार्जेस हैं इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। अनलाइक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अनलाइक चार्जेस हैं इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। स्टूडेंट, क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इनका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इनकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितने न्यूटन फोर्स के साथ चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और कितने न्यूटन फोर्स के साथ चार्ज एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये जो प्रॉब्लम था, ये जो क्वेश्चन था, इस प्रॉब्लम को लेकर साइंटिस्टों के बीच में एक हलचल सी हुई। एक साइंटिस्ट थे, नाम था कुलाम्स। कुलाम्स ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर दुनिया को एक लॉ प्रपोज किया, बताया, जिसे हम कुलाम्स लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, कुलाम्स का ये जो लॉ था काफ़ी सिमिलर था न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स से काफ़ी सिमिलर था। स्टूडेंट, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्लास 9th और 11th के फिजिक्स के पन्नों में डिटेल से मेंशन है। अगर आप न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पर कमांड रखते हैं तो आप कुलाम्स लॉ को बेहतर समझ पाएंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट हम कुलाम्स लॉ के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुलाम्स लॉ क्या है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द स्टेटमेंट्स ऑफ कुलाम्स लॉ। स्टूडेंट, दिस इज द स्टेटमेंट्स ऑफ कुलाम्स लॉ, व्हिच इज दैट आफ्टर मेनी एक्सपेरिमेंट कुलाम्स फाउंड दैट the force of attraction or repulsion between two rest point charge is directly proportional as the magnitude of each charge and the inversely proportional as the square of distance between them. स्टूडेंट, ये जो है ये कुलाम्स लॉ का स्टेटमेंट है। इसमें ये चीज़ मेंशन है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, जो दोनों चार्ज के बीच में लग रहे हैं, जो फोर्स है वो ईच चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स जो है वो ईच चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है उन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट, इस चीज़ को बेहतर समझने के लिए यहाँ पर आप देखिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है। तो कुलाम्स ने यह कहा था स्टूडेंट कि जो हमारा फोर्स है वो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फोर्स है वो Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R, इनके बीच का जो डिस्टेंस R है, फोर्स जो है R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है और इनको हम मैथमेटिकली किस तरह लिखेंगे, चलिए देखते हैं। स्टूडेंट, कुलाम्स ने यह कहा था कि जो फोर्स है वो Q1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स यही होता है कि अगर आप वन साइड को इंक्रीज करोगे तो अदर साइड भी आपका इंक्रीज होगा, वन साइड को आप डिक्रीज करोगे तो अदर साइड भी डिक्रीज होगा। स्टूडेंट, इसका मतलब यह है कि अगर चार्ज की आप क्वांटिटी बढ़ाओगे तो आपका फोर्स जो है बढ़ जाएगा, फोर्स जो है आपका बढ़ जाएगा। अगर चार्ज की क्वांटिटी आप कम करोगे तो जो फोर्स है आपका कम होगा। कुलाम्स ने यह भी कहा था कि जो फोर्स है वो Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, विच मीन्स अगर हम चार्ज की क्वांटिटी बढ़ा देंगे तो फोर्स भी बढ़ जाएगा, चार्ज की क्वांटिटी कम करेंगे फोर्स भी कम हो जाएगा। और कुलाम्स ने यह भी कहा था कि जो फोर्स है इन दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस R है इस R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो F इज ए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, विच मीन्स स्टूडेंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल मीन्स होता है कि अगर आप वन साइड को इंक्रीज करोगे तो अदर साइड जो है आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगर आप वन साइड को डिक्रीज करोगे तो अदर साइड इंक्रीज हो जाएगा। विच मीन्स स्टूडेंट कि अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो फोर्स कम होगा और डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स ज़्यादा होगा। यहाँ पर आप देखिए, अगर हम ये दो चार्ज हैं, इनको अगर हम दूर लेके जाएंगे तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लग रहे हैं वो कम होगा, अगर हम इनको करीब लेके आएंगे तो फोर्स जो है वो ज़्यादा होगा। ये जो है सेम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, जिस तरह हम दो मैग्नेट को करीब लेके आते हैं उसमें फोर्स ज़्यादा लगता है और जैसे जैसे हम उनको दूर लेके जाते हैं उनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो कम होते हैं। इसी तरह जो है चार्ज जो है बिहेव करता है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू स्टूडेंट कि जो फोर्स है वो Q1 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, Q2 के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। स्टूडेंट, यहाँ 1/R स्क्वायर क्यों एज्यूम किया गया, 1/R क्यूब क्यों नहीं एज्यूम किया गया, R के पावर 5 टू द पावर 5 4 6
क्यों नहीं एज्यूम किया गया? तो ये जो आर स्क्वायर एज्यूम किया गया है ये केपलर के थर्ड लॉ से एज्यूम किया गया है। अगर आप इसके बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, इसका आंसर जरूर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट इसको जो है हम इक्वेशन 1 मानेंगे, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। तो हम तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 2 3। तो यहां पर आप देखिए f जो है तीनों के प्रोपोर्शनल में है, तो इसको कंबाइन करके हम इस तरह लिख सकते हैं f इज ए प्रोपोर्शनल q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट हम जानते हैं कि जब कोई प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटती है तो एक इक्वल साइन आता है और एक कांस्टेंट जुड़ता है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल है, जो प्रोपोर्शनल का सिंबल है, इसको हम हटाएंगे और एक इक्वल साइन लाएंगे और एक कांस्टेंट जुड़ेगा। तो स्टूडेंट हम इस प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे तो एक इक्वल साइन आएगा और एक कांस्टेंट k आएगा, q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट ये जो k है, इस k को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं, इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। ये जो k है, इस k को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, वेयर k इज अ कूलम्ब कांस्टेंट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और k इक्वल ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एंड एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। स्टूडेंट k को हम कूलम्ब कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, और k इक्वल ये भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहते हैं। स्टूडेंट अगर k के प्लेस पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पुट करें तो इस इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, f इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। स्टूडेंट इस इक्वेशन को हम कूलम्ब्स लॉ या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं, और इस इक्वेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि जो हमारा फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जो फोर्स है वो एप्सिलॉन नॉट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट कि अगर आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये जो फोर्स है वो कम हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो ये जो फोर्स है ये ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है इन दोनों चार्ज के लिए बहुत घातक है, एज ए विलन है। स्टूडेंट अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ज़्यादा होगी तो इनके बीच में जो फोर्स है वो कम होंगे, अगर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कम होगी तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो ज़्यादा होंगे। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू यू स्टूडेंट, ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसलिए इसका जो नाम है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये परमिट करता है कि जाओ उन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहे हैं उसको कम करो। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो ये फोर्स जो है इंक्रीज होगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो इनके बीच में जो फोर्स लग रहे हैं वो डिक्रीज होगा। तो जो एप्सिलॉन नॉट है इन दोनों चार्ज के लिए एज ए विलन वर्क कर रहा है। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द यूनिट ऑफ k एंड देयर डायमेंशन। स्टूडेंट अब हम k का यूनिट फाइंड आउट करेंगे और उसके डायमेंशन के बारे में भी जानेंगे। स्टूडेंट किसी भी क्वांटिटी का यूनिट फाइंड आउट करने के लिए हमें यह जानना पड़ता है कि उस क्वांटिटी का मेंशन किस फार्मूले में है। हम उस फार्मूले के जरिए उस क्वांटिटी का यूनिट इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट k का क्या यूनिट होगा। वी नो दैट f इक्वल k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो है कूलम्ब्स लॉ है और k को हम कूलम्ब्स कांस्टेंट कहते हैं। हमें इसी का यूनिट फाइंड आउट करना है, हमें इसी का यूनिट निकालना है। तो जिस क्वांटिटी का यूनिट निकालना होता है उसको हम सब्जेक्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर k को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, यानी k को अकेला रखेंगे और बाकी सारी क्वांटिटीज़ को इस साइड सेंड कर देंगे। तो स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा, ये जो r है जब इधर आएगा तो क्योंकि ये डिवीजन फॉर्म में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में हो जाएगा। q1 और q2 मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, इधर आएंगे डिवीजन फॉर्म में हो जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ k बचेगा। स्टूडेंट k इक्वल ये भी लिख सकते हैं हम f इंटू आर स्क्वायर अपॉन q1 q2। यहाँ से जो है हम k का यूनिट निकाल सकते हैं। ये जो फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, और ये जो r है, r एक लेंथ है, लेंथ का जो यूनिट है मीटर होता है, तो r स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन q1 एक चार्ज है, चार्ज का यूनिट कूलम्ब्स होता है जिसे हम c से लिखते हैं, और q2 भी एक चार्ज है
चार्ज का यूनिट कूलाम्स होता है, जिसे हम C से लिखते हैं, तो Q C इंटू C, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। तो जो K का यूनिट होगा स्टूडेंट वो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। स्टूडेंट हमें ये पता है कि अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट मिल जाता है तो उस यूनिट के ज़रिए हम उसके डायमेंशन तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो चलिए देखते हैं K का क्या डायमेंशन होगा। तो सबसे पहले हम उसका यूनिट लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। स्टूडेंट न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, इसका डायमेंशन जो होता है फोर्स का MLT-2 और मीटर जो है एक लेंथ का यूनिट है और लेंथ का जो डायमेंशन होता है L होता है, तो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर L2 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, और जो कूलाम है, कूलाम्स का जो यूनिट होता है AT होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर है तो A2 और T2 हो जाएगा। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो M है, M को M ही लिखेंगे, और ये जो L है और L2 है, तो L1 है, L2 है, तो ये L3 हम लिखेंगे यहाँ पर, और ये जो है T-2 और ये ऊपर जाएगा तो T-2, तो इसे हम लिखेंगे T-4, और ये जब ऊपर जाएगा तो A-2। कभी कभी JEE और नीट जैसे एग्जामिनेशन पर पूछा जाता है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ कूलाम्स कांस्टेंट, तो कूलाम्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन हो जाएगा वो ये हो जाएगा, और उसका जो यूनिट है वो ये होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। स्टूडेंट K का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, एक्सपेरिमेंट के जरिए से K का वैल्यू जो फाइंड आउट किया गया है वो ये है 8.98 इंटू 10 के पावर 9। स्टूडेंट 8.98 को आप 9 कंसीडर कर सकते हो, ये करीब करीब 9 ही है, तो इसको आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर स्टूडेंट ये जो है K का यूनिट है, अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है। तो K का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा, एक्सपेरिमेंट के जरिए से आया है, डिराइव्ड होके नहीं आया कहीं से, ये एक्सपेरिमेंट के जरिए से आया है, वो 8.98 इंटू 10 के पावर 9 है, या इसे हम 9 कंसीडर करते हैं, तो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर है ये K का यूनिट है। तो K का जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगा वो 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर होगा। तो आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस सी द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कूलाम कांस्टेंट। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, वी नो दैट K इक्वल 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। स्टूडेंट K जो है कूलाम कांस्टेंट है, और ये इसका जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, और इसके हेल्प से यानी कूलाम कांस्टेंट के हेल्प से हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो इसके प्लेस पर हम पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल 9 इंटू 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। स्टूडेंट इसके नीचे हम 1 एज्यूम करेंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है हम इसको ऊपर लेके जाएंगे और ये न्यूमरेटर को नीचे लेके आएंगे। तो यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा इक्वलिटी को फॉलो करने के लिए। तो ये जो है डिनोमिनेटर को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और ये नीचे 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा करना पड़ेगा 1/9 इंटू 10 के पावर 9, और यहाँ पर आप देखिए ये जो C स्क्वायर है ऊपर जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर जो है नीचे आएगा। स्टूडेंट हम इस साइड का रेसिप्रोकल किए हैं, तो इस साइड का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा लॉ ऑफ इक्वलिटी के लिए। स्टूडेंट यहाँ पर आप देखिए हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एप्सिलॉन नॉट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे और 4 पाई को हम इस साइड सेंड कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 इंटू 4 इंटू पाई इंटू 10 के पावर 9 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट एप्सिलॉन नॉट इक्वल 1/9 4, और पाई की वैल्यू जो हम पुट करेंगे 3.14 पुट करेंगे, और ये हो जाएगा 10 के पावर 9 न्यूटन कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप 9, 4 और 3.14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1/113.04। स्टूडेंट अगर आप इतने का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आएगा,
और ये जो 10 के पावर 9 है इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो 10 के पावर -9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, अगर वन में 113.04 से डिवाइड करेंगे, यानी 113.04 से अगर 1 में डिवाइड करेंगे तो ये होगा 0.0088 करीब 5 आएगा। ओके स्टूडेंट, और ये जो है 10 के पावर 9 है, यहाँ पर रहेगा -9 सॉरी, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो आएगी, अगर हम डेसिमल को यहाँ पर प्लेस करें, यानी 3 डिजिट राइट प्लेस करें, 1 2 3, यानी यहाँ पर अगर हम डेसिमल को प्लेस करें तो ये जो 10 के पावर -9 है 10 के पावर -12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट, ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कहते हैं, और ये जो यूनिट है, इस यूनिट को हम एप्सिलॉन नॉट की यूनिट कहते हैं। कभी कभी जेईई और नीट जैसे एग्जामिनेशन में ये चीज़ कोई क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए हम इस यूनिट के जरिए उसके डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं। तो आई थिंक इट इज़ वेरी क्लियर टू स्टूडेंट कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगा 8.85 इंटू 10 के पावर -12 होगा, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हम इस तरह फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू। ओके स्टूडेंट, नाउ लेट अस स्टडी लिमिटेशन ऑफ कूलाम्स लॉ। स्टूडेंट, अब हम कूलाम्स लॉ का लिमिटेशन के बारे में जानेंगे। लिमिटेशन मीन्स कमियाँ। हम उन सारी क्राइटेरिया के बारे में स्टडी करेंगे जिस पर कूलाम्स लॉ अप्लीकेबल है, और उन सारी क्राइटेरिया के बारे में जानेंगे जिस पर कूलाम्स लॉ अप्लीकेबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट, वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस पर कूलाम्स लॉ अप्लीकेबल है, अप्लाई किया जा सकता है, और वो कौन कौन से पॉइंट होंगे जिस पर कूलाम्स लॉ अप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो बोर्ड में कुछ लिमिटेशन मेंशन्ड है कूलाम्स लॉ का। ये जो है पहला लिमिटेशन है स्टूडेंट, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली स्टैटिक चार्ज नॉट वैलिड मोशन चार्ज, बट इफ वन चार्ज आर रेस्ट एंड अदर चार्ज इज अ मोशन देन इट इज वैलिड। स्टूडेंट, अभी जस्ट हम लोगों ने स्टडी किया है F इक्वल के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो है कूलाम्स लॉ है। स्टूडेंट, ये जो लिमिटेशन है, पहला लिमिटेशन, वो ये कह रहा है कि ये जो फार्मूला है सिर्फ रेस्ट चार्ज पर अप्लीकेबल है। ये जो फार्मूला है तभी आप अप्लाई कर सकते हो जब ये दोनों चार्ज रेस्ट में हो, तब ये जो है आप फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, तब ये फार्मूला वैलिड है। अगर ये दोनों चार्ज मोशन में है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट, अगर एक चार्ज रेस्ट में है दूसरा चार्ज मोशन में है तो ये फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हो। यानी दो केसेस में कूलाम्स लॉ को आप अप्लाई कर सकते हो। पहला केस ये है या तो ये दोनों चार्ज रेस्ट में हो, दूसरा केस ये है या तो एक चार्ज रेस्ट में हो दूसरा मोशन में हो। स्टूडेंट, अगर दोनों चार्ज मोशन में है तो ये जो फार्मूला है, ये जो लॉ है, ये वैलिड नहीं है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। इसी तरह स्टूडेंट, इस लिमिटेशन को देखिए आप, दिस लॉ इज एप्लीकेबल फॉर ओनली पॉइंट चार्ज नॉट एक्सटेंडेड चार्ज। स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्ज पर अप्लीकेबल है, यानी जो हमारा चार्ज होगा Q1 Q2 वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए। पॉइंट मीन्स छोटे छोटे चार्ज होना चाहिए। अगर ये चार्ज एक्सटेंडेड हैं, बड़े हैं, तो बड़े बड़े चार्जों पर यह फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। तो ये फार्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारा Q1 और Q2 पॉइंट चार्ज हो। स्टूडेंट, इसी तरह ये लिमिटेशन आप देखिए, दिस लॉ इज वैलिड व्हेन बोथ चार्ज केप्ट इन वैक्यूम। स्टूडेंट, ये जो फार्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा Q1 Q2 फ्री स्पेस में हो। फ्री स्पेस मीन्स वैक्यूम में हो, तभी ये फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। अगर अदर मीडियम में है तो ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह इस लिमिटेशन पर आप गौर करिए, इफ डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज इज ग्रेटर देन 10 के पावर -5 मीटर देन दिस लॉ इज वैलिड, अदरवाइज नॉट वैलिड। स्टूडेंट, ये जो लिमिटेशन है वो ये कह रहा है कि जो हमारा चार्ज है Q1 और Q2 उनके बीच का डिस्टेंस 10 के पावर -5 मीटर से एबव रहनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, तब जो है ये फार्मूला अप्लीकेबल है।
अगर 10 के पावर -5 मीटर से लेस है ये जो डिस्टेंस है तो ये फार्मूला अप्लीकेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है स्टूडेंट कि अगर 10 के पावर -5 मीटर से ग्रेटर है तो कितना ग्रेटर होना चाहिए? तो इसका आंसर ये है कि डिपेंड करता है चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, चार्ज की क्वांटिटी पर। अगर चार्ज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो जाहिर है कि डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा। अगर चार्ज की क्वांटिटी कम है तो डिस्टेंस डिक्रीज करेगा, लेकिन इतना डिक्रीज करेगा कि 10 के पावर -5 मीटर से ग्रेटर ही रहेगा, उससे लेस जो है ये जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज नहीं होगा। 10 के पावर -5 मीटर से एबव रहनी चाहिए, तभी जो है ये फार्मूला अप्लीकेबल है। तो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।